नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पिछले 2 दिन में या 3 दिन में जिस तरह से इस देश में राजनीति को लेकर दांव-पेच चले गए हैं, वो दरअसल मुझे बहुत खतरनाक संकेत लग रहे हैं। दरअसल मैं ये मानता हूँ कि जब बीजेपी हारने का डर देखती है, जब बीजेपी हारने वाली होती है, तो अपने सारे घोड़े खोल देती है। और ऐसा ही कुछ अभी बीजेपी को सामने दीवार पे हार लिखी दिख रही है, इसलिए उसने अपने सारे घोड़े खोल दिए। पिछले 2-3 दिन के 3 कदम अगर आप देखिए, तो आपको समझ में आता है कि खेल कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो 3 कदमों को अगर एक-एक करके आप विश्लेषण करोगे, तो समझ में आता है कि वो तीनों कदम कैसे सिर्फ और सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं या आने वाले हर चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक नारा चला था, अब की बार 400 पार। वो इतना भारी पड़ा क्योंकि वो मंशा जो थी वो दिल से जुबान पे आ गई थी बीजेपी के बहुत नेताओं के कि अगर 400 पार होंगे तो हम संविधान बदलेंगे। और संविधान जब से बीजेपी सत्ता में आई है, संविधान बीजेपी को अखड़ रहा है, बीजेपी की आंखों में चुभ रहा है, और खास करके उसमें 2 शब्दों को लेकर, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। तब बीजेपी ने नारा दिया, संविधान बदलने की कोशिश की, तो जनता ने ठुकरा दिया। जनता ने 240 पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन दिल से वो हटा नहीं बीजेपी का, और इस बार संघ के जरिए इसकी शुरुआत कर रही है। जब संघ के जो नेता है हसबोले, उनके मुंह से कहलवाया गया कि संविधान के प्रियम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं। और उसके बाद तुरंत संघ के चहेते, जिन्हें उम्मीद है कि संघ उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाएगा, शिवराज चौहान, उन्होंने तुरंत उस चीज को आगे बढ़ाया और चैनलों पे खूब कहा कि भारत में समाजवाद और सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। इससे एक बात साफ झलकती है कि बीजेपी का जैसे राम मंदिर का एजेंडा कभी खत्म नहीं हो सकता, जैसे हिंदुत्व का एजेंडा कभी खत्म नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकती वो पार्टी, इसी तरह से संविधान में बदलाव का मुद्दा भी नहीं छोड़ सकती। हाँ, फर्क इतना है कि इस बार संघ के जरिए उन्होंने ये चाल चली है। और इसी पे राहुल गांधी ने भी बाकायदा एक ट्वीट करके बाकायदा जो है वो बीजेपी पर प्रहार किया है। राहुल गांधी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना उनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करें, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। ये राहुल गांधी ने जो है वो कटाक्ष किया है, प्रहार किया है संघ की उस डिमांड पर। अच्छा, मजे की बात है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टी का रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि द पार्टी शैल बियर फेथ एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड एंड टू प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड वुड अपहोल्ड द सोवरेनिटी अंटिल द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसी में नीचे एक और शब्द है, गांधीयन अप्रोच, पॉजिटिव सेकुलरिज्म और सर्वधर्म। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 2 है, ऑब्जेक्टिव है, जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो है वो बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा, कह कुछ और है। दूसरा, एक तो ये हो गया, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि तीनों का मकसद क्या है और किस वजह से बीजेपी ने 3 कदम उठाए। दूसरा है जो बिहार में चुनाव आयोग के जरिए नया एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है, जहां पर वोटर्स से पहचान मांगी जा रही है, जिनके वोट है उनसे पहचान, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें मांगी जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया पूरा कि कैसे वहां पर वोट लूटे गए, किस तरह से बीजेपी ने ईवीएम से आगे निकलकर, जब ईवीएम का मुद्दा एक्सपोज हो गया तो आगे निकलकर
वोट बढ़ाकर नकली वोटों के जरिए सत्ता हासिल की। जब वो भी एक्सपोज हो गई तो एक नया तरीका ढूंढ लिया कि वोट काटो। ऐसे में गारंटेड बिहार में करोड़ों वोट कटेंगे और इसमें मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि वोट किन लोगों के कटेंगे। जिनके वोट इनको पड़ेंगे उन सब के डॉक्यूमेंट आपको पूरे मिलेंगे। डॉक्यूमेंट की कमी उन्हीं में मिलेगी जो वोट इनको मालूम है कि वो इनके नहीं हो सकते। और इस बहाने कहीं ना कहीं एनआरसी का भी एक तरह से आप कह सकते हो इनडायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो वो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो वो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं। खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर दिया। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है, क्यों आप जवाब दे, दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए। अब आइए तीसरी घटना पर। तीसरी घटना आज हुई है जब प्रधानमंत्री को दिल्ली में धर्म चक्रवर्ती की एक उपाधि दी गई। धर्म चक्रवर्ती, ये भी एक खतरनाक संकेत है। धर्म चक्रवर्ती, समझ रहे, नाम ही देखिए, एक धर्म एक चक्रवर्ती। धर्म से सीधा सीधा ताल्लुक है कि हिंदू धर्म के कर्ता धर्ता या हिंदू हृदय सम्राट। और चक्रवर्ती से आप समझ गए होंगे कि निशाना बंगाल में। अब इन तीनों चीजों का मैं आपको असर बताता हूं, असर क्या होगा। अब धर्म चक्रवर्ती बनाया, सीधी सी बात है, सीधा निशाना 2 चीज है। एक तो मुसलमानों के खिलाफ कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है। मुसलमानों, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अब मुसलमान वोट एकजुट होकर पड़ रहा है, जहां भी पड़ रहा है। बंगाल में पड़ेगा तो एकजुट पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा तो एकजुट पड़ेगा। इसलिए ठीक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है। अब जब चक्रवर्ती जुड़ता है तो पश्चिम बंगाल में ये कार्ड खेलने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, चक्रवर्ती सरनेम आपको पता बंगाल में होता है, धर्म के साथ जोड़ दिया है उसको। वहां पर मुसलमानों का जो एक तगड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी के पास है, उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ हिंदू वोट को एकजुट मोबिलाइज करने की कोशिश में ये कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बंगाल के चुनाव होंगे, पिछली बार से भी ज्यादा चुनाव प्रचार में बहुत कुछ खतरनाक चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। एक तरफ आज बंगाल में एक जो है वो दुष्कर्म का मामला वैसे ही ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी गोदी मीडिया में चलाया जा रहा है, बीजेपी टूटी है। ऊपर से आज धर्म चक्रवर्ती का सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जाता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान किस लेवल का होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और इसकी शुरुआत के तौर पे टेस्टिंग बिहार से की जाएगी। दूसरा, जो वोटर लिस्ट में वोट कटवाने की बात की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, वो सीधा सीधा तय है कि लीगल इलीगल जो भी हो, साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाएगा। अगर महाराष्ट्र का जो सारा खेल है राहुल गांधी ने एक्सपोज नहीं किया होता, वो आर्टिकल लिख के और चुनाव आयोग से सवाल पूछ के, तो शायद अभी वही फॉर्मूला बिहार में अपनाया जाता। लेकिन सोचिए, बमुश्किल 1 महीने के काम, 1 महीने में वो काम चुनाव आयोग करने की कोशिश करा जिसके लिए कम से कम 1.5 साल लगना था। 1.5 साल जो काम होना था उसको 1 महीने में कैसे करेगा चुनाव आयोग, सोचिए जरा। तो सीधा सीधा तौर पर है कि जिसके काटने हैं वो घर बैठ के काटेंगे, क्या जरूरत है। नहीं है डॉक्यूमेंट, चलो आपको अगला दिन या 1 दिन मोहलत भी नहीं दी जाएगी, सीधे वोट कटेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा वोट कटेंगे आपके मुसलमानों के।
उसके बाद वोट कटेंगे शायद जो लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के जो वोट हैं, और काफ़ी जो दूसरे दलित हैं वो वोट भी कट सकते हैं, क्योंकि ये महागठबंधन का वोट है। और अगर बिहार में ये सक्सेसफुल हो गया तो अगला खेल आपको पता कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल, जो मोदी जी का एक सपना है। किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल एक बार जीतना जरूर है, बीजेपी की सरकार अपने रहते बनानी है। तीसरा है जो धर्म वाला है, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वाला, वो तो सारी बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो कैसे दिल में चुभा हुआ है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर इनको साइडलाइन कर दिया जाए तो बहुत सी रीजनल पार्टीज और कांग्रेस दोनों एक तरह से लाचार हो जाती है, क्योंकि जिसका जिक्र संविधान में है, जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, समाजवाद की बात आती है, ये पार्टियां संविधान का उदाहरण देती है कि हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। जब संविधान से हटा दिया तो किस चीज की घंटी बजाएंगे आप। और संक्षिप्त में अभी 2-3 दिन पहले जो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठाए गए, तो मैं छोटा सा उसमें एक रखना चाहता हूँ कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा है, और इनकी कोशिश है उसकी आत्मा को ख़त्म करना। और शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो उन्होंने सोशलिस्ट अपना नाम क्यों रखा उसमें? क्या वो देश हित में नहीं था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उनका विजन था देश के लिए, उसमें वो नेशनल सोशलिज्म की बात करते थे। राम मनोहर लोहिया, जिनके कंधों में बैठ करके बीजेपी यहां तक पहुंची, जिनके साथ अलायंस कर करके और जिनकी पार्टियों के साथ यहां तक पहुंची, वो सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि होसबोले साहब और पता नहीं कौन कौन बोल रहे हैं, वो सब उनको अपने पहले घर में झांकना चाहिए। ये वेबसाइट है बीजेपी की, bjp.org, और इसमें उनका एक चैप्टर है, उसका नाम है आवर फिलॉसफी, हमारी विचारधारा, ये जो भी कह लीजिए। और उसमें उन्होंने 5 निष्ठाओं का जिक्र किया है। बहुत अच्छा शब्द है, पंचनिष्ठा। और वो लिखते हैं, इन इट्स फर्स्ट कन्वेंशन बीजेपी डिक्लेयर्ड पंच निष्ठास और 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट वुड गाइड इट्स पॉलिटिकल पाथ। और उसमें जो तीसरी निष्ठा उन्होंने लिखी है वो है कमिटमेंट टू गांधीयन सोशलिज्म, ब्रैकेट में लिखते हैं गांधीयन अप्रोच टू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए समरस समाज फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो इनकी खुद की वेबसाइट पे सोशलिज्म है, लेकिन वो कहते हैं कि संविधान से सोशलिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस विषय पर कभी आगे चल के और लंबी बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि संविधान की लगातार हत्या की जा रही है, जिसको कहते हैं सलामी कट, या चाइनीज मेथड ऑफ किलिंग बाय 1000 कट। जैसे आपने देखा चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस की बजाय अपने ही कैबिनेट का एक मंत्री होगा सदस्य जो उसको डिसाइड करेगा। तो इस तरह की चीज़ों से लगातार इनसे ये उम्मीद करना कि संविधान की रक्षा करेंगे, उसका पालन करेंगे, वो बेकार है। लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, गरीब, सवर्ण और आदिवासी वो इस संविधान पे आंच आने नहीं देगा, और कांग्रेस पार्टी इस संविधान को ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगड़ने नहीं देगी। इतना नहीं कहना है मुझे। धन्यवाद। जय संविधान। ये तीनों हथकंडे, 3 जो कदम बीजेपी ने उठाए हैं, ये बहुत खतरनाक है। और ये तीनों, अगर इन तीनों चीज़ों में कामयाब हो गई बीजेपी, तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, अगले लोकसभा चुनाव तक और भी कई बड़े कदम बीजेपी की तरफ से देखने मिलेंगे, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की रीढ़ की हड्डी के लिए, इस देश के जो एकजुटता उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे।
और हो क्यों रहा है ये? हो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से रहा है कि दुनिया भर में जो भी कुछ दिनों में मोदी जी की फजीयत हुई है, उससे बीजेपी डर गई है। बीजेपी को दरअसल लग रहा है कि जब कोई बस नहीं चलता तो बीजेपी के पास कम से कम ब्रांड मोदी तो है। ब्रांड मोदी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और लोग मोदी के नाम पे वोट देते भी हैं, लेकिन इस वक्त ब्रांड मोदी बुरी तरह से चरमराया हुआ है। दुनिया भर में फजीयत हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फजीयत हो रही है, सीज फायर को लेकर फजीयत हो रही है, जो विदेशों के दौरे G7 और समिट SCO समिट है उसकी वजह से फजीयत हो रही है, ट्रंप लगातार फजीयत कर रहे हैं। ऊपर से हाल ही में जो 5 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी की गत हुई है, 1 सीट जीत पाई है, बाकी कहीं बीजेपी नहीं जीत पाई, वो भी एक अलार्मिंग बेल बीजेपी के लिए था। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि बिहार में ब्रांड मोदी इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो सर्वे भी आ रहे हैं उसमें भी युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी है, मोदी दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री के सर्वे की बात आती है तो तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है, वहां पर नीतीश कुमार नंबर 3 पर है, बीजेपी का तो कोई है ही नहीं उसमें। तो ये सारे सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए ये जो साम दाम दंड भेद चारों घोड़े बीजेपी ने खोल दिए हैं, और ये घोड़े अगर कामयाब हो गए तो इन घोड़ों के अलावा और कई घोड़े आने वाले वक्त में खुलेंगे, जो अच्छा सिग्नल नहीं है ना इस देश के लिए ना विपक्ष के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।